हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 के हिस्ट्री ऑनर्स का। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑनर्स का आप लोग का वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो मैंने ही पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, नवपाषाण युग से आप क्या समझते हैं? नवपाषाण युग यानी कि नियोलिथिक एज। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। भारत के विकास के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल नवपाषाण काल है। अगर भारत का विकास हुआ है, विकास का जैसे समय के साथ साथ विकास हुआ, आदि मानव थे जिन्हें जिन्हें खेती करना नहीं आता था, फिर धीरे धीरे वो लोग खेती करने सीखे, फिर धीरे से और उसका विकास हुआ। यानी कि समय का जैसे आदमी का विकास हो रहा है, उसका अगर उस एक पहलू देखा जाए तो उसमें से ये एक नवपाषाण काल है। ठीक है, भारत में इसका प्रारंभ 6000 BC माना जाता है। नवपाषाण काल का प्रारंभ 6000 बैकवर्ड कृष्ण माना जाता है। इस युग में मनुष्य के जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन हुआ। इस युग में व्यवस्थित तरीके से कृषि कार्य होने लगे। इस युग के हथियार व उपकरण, ठीक है, देखिए क्या था कि पहले क्या था कि उतना तौर तरीके से नियम कानून बड़े बढ़िया तरीके से खेती बाड़ी या पशुपालन नहीं करते थे। फिर समय बदला, ये लोग अच्छे तरीके से खेती बाड़ी व पशुपालन करने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस युग के हथियार व उपकरण, इस युग के जो हथियार और उपकरण जो है सिंधु प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, हैदराबाद जैसे शहरों में पाए गए। जो अलग तरह के जो उपकरण थे, हथियार थे, वो ये सब जगह में पाए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के हथियार व उपकरण मुख्य रूप से हरे ट्रैप नामक पाषाण और अस्थियों के थे। हरे ट्रैप नामक पाषाण के अस्थियों के बने हुए हथियार ये लोग के होते थे। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थरों के उपकरणों का उपयोग करते थे। जो भी पत्थर होते थे उसमें पॉलिश कर देते, पॉलिश करके उसे रंग बिरंगा बना देते थे और उसी का ये प्रयोग ये लोग हथियार के रूप में करते थे, जो पूर्व के अपेक्षा अधिक सुडौल, तेज, नुकीले और चमकीले और सुंदर होते थे। यानी कि जब पॉलिश कर दिया जाता था तो पहले के मुकाबले तो अच्छे हथियार हो गए और अच्छे नुकीले हो गए और अच्छे धारदार वाले हो गए थे, ताकि ये लोग शिकार बड़े आसानी से कर सके। पाषाण युग के लोग पत्थर और हथियारों का बहुत हद तक आश्रित थे, पत्थरों और हथियारों पर, क्योंकि ये लोग खेती बाड़ी करते थे और उसके बाद शिकार ये लोग का तो मुख्य धंधा था। तो खेता शिकार के लिए हथियार तो ये लोग के लिए मस्ट था। ठीक है, इसलिए वे पहाड़ों से युक्त नदी घाटियों में अपना निवास बनाते थे, क्योंकि ये लोग को पत्थर चाहिए हथियार बनाने के लिए। तो ये लोग कहाँ पत्थर जहाँ होते थे, यानी कि जहाँ पहाड़ वगैरह होता था, वहीं पर ये लोग जीवन बसर करते थे, वहीं अपना घर बना कर रहते थे। आखेट, मछली मारने, फल फूल का संग्रह करने के साथ साथ वे कृषि कार्य और पशुपालन भी करते थे। ये लोग क्या करते थे? मछली पालन करते थे, फल फूल को संग्रह करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, साथ साथ पशुपालन भी करते थे। वे पत्थर के कुदालों और खोदने के डंडों से जमीन खोदते थे। पत्थर के कुदाल तो आप लोग जानते हो कि पत्थर कुदाल से वे जमीन खोदते थे और डंडों से भी जमीन खोदते थे। वे बीज बोते और फसल काटते थे। उनके फसल गेहूं, जौ, बाजरा और कपास थे। ठीक है, सभी को पता चल रहा है इस बात को। ठीक है, आगे देखिए। उन्होंने पशुपालन के रूप में गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि को पालना शुरू किया, क्योंकि ये पशुपालन करते थे तो ये सारे जानवर वो लोग घर में पालते थे। इसके और वे क्या करते, इनका दूध का उपयोग करते थे और इन दूध, ठीक है, इस युग में वस्त्रों का निर्माण भी शुरू हो गया था। पहली बात है, यहाँ पे पशुपालन करते थे, पशुपालन का दूध निकालते थे, दूध का वो लोग प्रयोग करते थे, पीते थे। उसके बाद आ गया कि वे लोग वस्त्र, कपड़ा बनाने का भी ये लोग शुरू कर दिए थे। वे क्या करते, वे ऊनी और सूती कपड़े बुनने लगे थे। पेड़ पौधों के रसों से रंगाई करते थे। जब कपड़े बुनने लगे ऊनी कपड़े, तो रंगाई के लिए क्या करते थे, तो पेड़ पौधों से जो रस निकालते थे उसी से वह कपड़े को रंग देते और जिससे रंग बिरंगा दिखता था, अट्रैक्टिव दिखता था। आगे देखते हैं कि चाक का आविष्कार होने से ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करने लगे। यही समय था नवपाषाण काल, जब चाक का, जो कुम्हार का जो चाक होता उसी का आविष्कार हो गया। तो जब चाक का आविष्कार हो गया तो ऑब्वियस है कि वो लोग बैलगाड़ी का भी जरूर प्रयोग करने लगे। इसका प्रयोग से वे सामान ढोने लगे, यानी बैलगाड़ी का प्रयोग करने लगे तो सामान ढोने लगे। ठीक है, नवपाषाण युग के लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। ये आप लोग घर भी बनाने लगे। तो घर कैसे बनता था, तो ये जो घर बनाकर रहने लगे वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार और आयताकार घरों में रहते। देखिए घर कैसा होता था, गोलाकार गोल घर बनाते थे और आयत टाइप के घर बनाते थे। धीरे धीरे वे लोग परिवार और कबीलों में रहने लगे। जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा वो लोग का, तो परिवार बनने लगा, परिवार के बाद कबीला बना। उनका जीवन सामाजिक हो गया था। लोग अब संपत्ति भी रखने लगे और संपत्ति के साथ धनी और निर्धन की भावना बढ़ी। ये देखिए, ये दंपत्ति हो गया, ये संपत्ति है। ठीक है, जब संपत्ति रखने लगे तो अमीर गरीब की भावना भी ये लोग में आने लगा। तो ये आप लोग का नवपाषाण काल का पहला क्वेश्चन, हम लोगों ने पूरा आंसर को देख लिया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए।
प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोतों को वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में एकदम आना ही आना है, अच्छे से कर लीजिएगा तैयारी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यह माना जाता है कि भारतीय सभ्यता विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से सबसे पुरानी सभ्यता में, पूरा दुनिया के अंदर जितना भी सभ्यता हुई पुरानी सभ्यता, उसमें से भारतीय सभ्यता भी पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है, जिसमें साहित्य, कला, दर्शन, गणित, विज्ञान, ज्योतिषी आदि सभी चीज़ों का विकास हुआ। ये सारे चीज़ का धीरे धीरे भारत में विकास हुआ। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमारे पास दो स्रोत उपलब्ध हैं, ठीक है। इतिहास को अगर समझना है प्राचीन इतिहास को, तो हमारे पास दो स्रोत उपलब्ध है। वो चीज़ क्या है? एक साहित्यिक स्रोत है तो दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दो चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? जो किताब वगैरह लोग पुराने समय की किताब लिख के रखते थे, उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं जिससे खुदाई करके निकाले, खुदाई करने पर मटके, सिक्के में घर, कुआं वगैरह मिल जाता है ना, तो वो सारा चीज़ को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत जो है, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, साहित्यिक स्रोतों को आगे हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग क्या? धार्मिक साहित्य और एगो धर्मेतर साहित्य। जो धर्म से रिलेटेड होंगे तो वो तो धार्मिक साहित्य होगा। धर्मेतर जो धर्म को छोड़ के बाकी दूसरे जो चीज़ होते हैं उसे धर्मेतर साहित्य कहेंगे। आगे देखते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी को भी आगे कई भागों में बांटा गया। धार्मिक साहित्य में देखिए, ये एक आगे है आपका ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग देखेंगे, ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेदों का स्थान आता है, ठीक है। वेदों के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि वेद चार प्रकार के होते हैं। वेद चार प्रकार के हैं, वो क्या होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार प्रकार के वेद होते हैं, यानी कि वेद को भी लिखा गया ब्राह्मण में। तो चलिए वेदों को भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद सरस्वती नदी के किनारे लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखा गया था। लगभग 1000 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया था ऋग्वेद, ठीक है। इसमें सूक्तों की संख्या 1017 थी। पहले क्या था? 1017 सूक्त थे, लेकिन बाद में 11 सूक्त और जोड़ दिए गए और कुल मिलाकर सूक्त की संख्या कितना हो गया? 1028 हो गया। पहले 1017 थी, बाद में 11 जोड़ के 1028 सूक्त हो गए। इसके बाद देखते हैं इसमें मंत्र की संख्या, देखिए मंत्री हो गया है या मंत्र है, मंत्र की संख्या 11,000 है, ठीक है। तथा 10 मंडलों को बांटा गया। मंत्र है 11,000 और इसमें मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। आगे देखिए, ऋग्वेद से पता चलता है कि लगभग 800 ईसा पूर्व में लोहे की जानकारी थी, यानी कि पहले के 800 ईसा पूर्व के लोगों को लोहे के बारे में पता था। ये हमें ऋग्वेद से जानकारी मिल जाती है। दूसरा वेद देखते हैं, यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद लिखा गया। इससे हमें उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ और विधि विधान के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। उस समय क्या होता था कि जो कि धर्म को लेकर क्या करते थे, कैसे धर्म को अपना पालन करते थे, कैसे यज्ञ वगैरह करते थे, विधि विधान, नियम कानून जो होते थे, वो सब के बारे में पता हमें यजुर्वेद से चलता है। आगे देखिए सामवेद। सामवेद का स्वरूप पद्यात्मक तथा इसमें सूक्तों की संख्या 75 है। सामवेद का जो स्वरूप था वो पद्यात्मक था और इसमें सूक्तों की संख्या 75 है, ठीक है। और मंत्र इसमें कितना है? 1549 मंत्र है। तीसरा वेद हम लोगों ने देख लिया। चौथा वेद देखते हैं, अथर्ववेद। इस वेद में केवल जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में लिखा गया है, यानी कि अथर्ववेद में हम लोग देखेंगे सिर्फ जादू टोना किस तरह के उस समय के लोग करते थे और तंत्र मंत्र वगैरह क्या पढ़ते थे उस समय के लोग, वो सब चीज अथर्ववेद में आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, इसके बाद लगभग 108 से भी अधिक उपनिषद लिखे गए। हम लोग जानते हैं कि उपनिषद की संख्या कितने हैं? 108। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ क्या है? 108 से भी अधिक उपनिषद लिखे गए। उसके बाद आया वेदांग। इसके बाद वेदांग भी लिखे गए। जो वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। ये क्या क्या वेदांग है तो देख लेते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग थे। पहले तो 108 उपनिषद, फिर वेदांग भी 6 लिखे गए। आगे देखिए जैन साहित्य। जैन साहित्य देखें, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रितंग है। इसके प्रकार अंग है। जैन धर्म प्रमुख ग्रंथ क्या है? त्रितंग है और इसके प्रकार है अंग, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके 2 प्रकार है, एक है अंग और दूसरा है पूर्व। ये अंग यहाँ नहीं होना चाहिए, 2 है। इसके 2 प्रकार है, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रितंग, इसके 2 प्रकार है, एक क्या है? अंग, दूसरा है पूर्व। अंग की संख्या 12 है तथा पूर्व की संख्या 14 है। ये पूर्व है, ठीक है, पूर्व।
पूर्व की संख्या 14 है। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं, जैसे अक्षरंग सूत्र, भगवती सूत्र और भद्र बाहुचरित, यानी कि जैन धर्म में भी बहुत सारे किताब लिखे गए हैं। आगे देखते हैं बुद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की सबसे प्रमुख रचना है त्रिपिटक। त्रिपिटक के बारे में हम लोगों ने क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ है कि त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं। इस पुस्तक में हमें पहले शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी, शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है। त्रिपिटक अर्थात सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक, यानी कि 3 टाइप के पिटक होते हैं। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों, उपदेशों और नियमों कानूनों का वर्णन मिलता है। यानी कि जितना भी त्रिपिटक है वो बुद्ध धर्म के नियम कानून, उपदेश, धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर यानी कि धर्म को छोड़कर जो बाकी किताब वगैरह होते थे उसे धर्मेत्तर साहित्य में गिना जाता है। धर्मेत्तर साहित्य में को भी कई भागों में बांटा गया है। कई तरह के ग्रंथों की रचना भारतीयों ने की, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के शासन के बारे में पता चलता है, ठीक है, अर्थशास्त्र का। इसके अलावा मौर्य वंश के इतिहास के बारे में विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से पता चलता है। हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है और उसमें जानकारी मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दूसरा है किताब क्या है कि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। आगे देखते हैं, आगे ये देखिए कल्हन द्वारा रचित राय तरंगिणी से भारत के इतिहास का पता चलता है, क्योंकि जानते ही हैं कि राय तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास का पूरा वर्णन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदेशी स्रोत। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विदेशी स्रोत भी उपलब्ध थे। ठीक है, देखो विदेशी स्रोत क्या थे। देखो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो विदेशी यात्री कौन कौन होते थे? देखिए, पहला था ग्रीक एवं रोमन। ग्रीक और रोमन यात्री थे। इसमें हेरोडोटस, निरियाकस एवं मेगास्थनीज का नाम आते हैं। ये लोग ग्रीक और रोमन देशों से आए थे। इन लोगों ने भी अलग अलग तरह की किताबें लिखी, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। दूसरा देश है चीनी यात्री। इसमें फाहियान हुएनसांग का नाम प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। फाहियान हुएनसांग का नाम आप लोग को जरूर पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। देख, अरब यात्री किसमें से कौन आता है? सुलेमान मसूदी और अलबरूनी का नाम इसमें आता है। ठीक है, इसने भी भारत के इतिहास के बारे में कई बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी है। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का ये भारत प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पूरा आंसर हम लोगों ने कर दिया है। अगर आशा है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।